है संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स के हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। जी धन्यवाद सोनिका जी। संजीव जी, इस्लामाबाद में वार्ता होती है, शांति वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की बैठक यहां पर हुई। उम्मीद थी कि यहां से समाधान निकलेगा, जिस समाधान का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन अब ये जानकारी है कि ये बातचीत विफल हो गई है, कोई नतीजा यहां से नहीं निकला है। अब आगे यहां से क्या? देखिए सोनिका जी, ये जो बातचीत है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस युद्ध के अंत की शुरुआत रही। और ये जिसको कि मैं कहता हूँ बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वॉर। और ये जो प्रक्रिया है वो लंबी चल सकती है और उसके कारण बहुत स्पष्ट है कि इस दोनों पक्षों के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। जो एक अविश्वास है बहुत ज्यादा है और ट्रस्ट डेफिसिट को भरना और उसको 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 उस खाई को पाटना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। तो मेरा असेसमेंट के मुताबिक ये जो पूरी बातचीत होगी वो आगे भी चलाने की और इसको भी इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये वर्तमान समय में जो फर्स्ट राउंड के बाद जो इसके जो निष्कर्ष आए हैं और जाहिर है कि ये वार्ता फेल हो गई है, इस्लामाबाद की ये जो वार्ता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन और इसी तरीके का अगर एडामेंट अप्रोच दोनों ही पक्षों की तरफ से दिखाया गया तो फिर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि फिर से जो फाइट रिज्यूम हो सकती है, अटैक्स और काउंटर अटैक शुरू हो सकते हैं और ये जाहिर है कि पूरे वेस्ट एशिया के रीजन के लिए एक बार फिर से काफी चिंताजनक स्थितियां ये पैदा कर सकता है। और नेक्स्ट फेज के जो ऑपरेशंस हैं वो और भी बड़े पैमाने पर अमेरिका कर सकता है और इजराइल कर सकता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो सकते हैं और ईरान भी उसे जाहिर है कि ऐसी स्थिति में रिटेलिएट करेगा और वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को और इजराइल को टारगेट करेगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो वर्तमान समय में अभी भी बहुत ही फ्रेजाइल है। ये जो सीज फायर है जो 15 दिनों का है वो एक फ्रेजाइल सीज फायर दिखाई देता है। ये फेल भी हो सकता है, ये ब्रेक भी हो सकता है और वार्ता तो फेल हो ही गई है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विजडम सीज फायर को स्टैब्लिश करने की दिखाई गई, ये विजडम आगे भी अगर दिखाई जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इम्पेरेटिव दोनों ही पक्षों के लिए ये है कि वो अब आगे अधिक और विनाश न करें। लेकिन संजीव जी, दोनों ही पक्षों ने ये बोल दिया है कि पहले ही हो चुकी हम बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी कह दिया है कि आगे कोई बातचीत नहीं होगी जब तक शर्तें नहीं मानी जाती हमारी। इधर ईरान कह रहा है कि हम सरेंडर तो करेंगे ही नहीं और हमारी शर्त पर समझौता होना चाहिए। लेकिन जब दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं है तो आगे बातचीत होगी कैसे? क्या पाकिस्तान के अलावा किसी और को मध्यस्थता करनी होगी? ये आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान का जो वेन्यू था इस्लामाबाद का, वो वन ऑफ द वेन्यूज था कि जिसमें कि ये वार्ता हुई। ये इसकी शुरुआत मात्र थी, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वॉर और बिगनिंग ऑफ द नेगोशिएशंस टू एंड दिस वॉर के तहत इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद का जो वेन्यू है वो जाहिर है कि इजराइल के लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक रहा और इजराइल और इजराइल के जो संबंध पाकिस्तान के साथ बेहद खराब है। और ये पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से इजराइल के बारे में रिमार्क्स दिए और फिर इजराइल ने उसको हार्शली रिएक्ट किया, तो ऐसे में जो इजराइल जो कि इस युद्ध में शामिल रहा है वो इस्लामाबाद के वेन्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और दोनों के बीच में बहुत ही एडवर्सोरियल रिलेशनशिप है। पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है और दोनों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है। तो ऐसे में जो इस्लामाबाद का जो वेन्यू है ये शुरुआत के दौर के लिए ये ठीक था, लेकिन आगे आने वाले समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक कोई ऐसा वेन्यू चुना जाएगा जो अगर फर्दर बातचीत होती है जो कि इजराइल को भी एक्सेप्टेबल हो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल हो और जिसकी छवि अच्छी हो। देखिए पाकिस्तान की जो छवि है, जो उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो काफी लो है। पाकिस्तान अपने डिसेप्शंस के लिए भी जाना जाता है और पाकिस्तान मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो शुरुआती दौर के लिए इस्लामाबाद ठीक था और ये वहां पर उन्होंने एक मैसेंजर की भूमिका निभाई है पाकिस्तान ने, जिसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे चाइना की भी एक बड़ी भूमिका रही कि चाइना भी इस बात को पुश कर रहा था कि ये जो निगोशिएशंस हैं वो आगे बढ़े। तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान का रोल एक मैसेंजर का ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मैं उसका रोल नहीं देखता। लेकिन आने वाले समय में कोई अदर वेन्यू जो ऐसा कंट्री जो कि सभी के लिए
इक्वली एक्सेप्टेबल हो, वो चुना जाएगा। और इस बात की संभावना दिखाई देती है कि जो फर्दर टॉक्स होंगी, और मैं इस बात को मानता हूं कि टॉक्स होंगी। अभी तो ये एडमेंट रुख दिखा रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि कोई टॉक्स नहीं होगी, या अमेरिका का भी जो रुख है वो सख्त है। लेकिन टॉक्स और निगोशिएशंस, डायलॉग और डिप्लोमेसी के सिवा कोई ज्यादा उससे अच्छे ऑप्शंस होते नहीं है, और वो उस पे दोनों को फिर से एक बार आना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि वो कब आते हैं और किस वेन्यू में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो बना हुआ है संजीव श्रीवास्तव जी, वो ये भी कि अमेरिका ईरान आपस में एक दूसरे पर भरोसे की कमी नया नहीं है इनके बीच, वो पुराना बहुत इतिहास रहा है, दोनों के बीच भरोसे की कमी है। तो क्या सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा कायम करना होगा, तब जाके जो बातचीत अगर होती है इसके बाद फिर से, तो वो सफल हो पाएगी? जी जी बिल्कुल। देखिए, एक सकारात्मक घटनाक्रम मैं इसमें अवश्य मेंशन करना चाहूंगा कि एक लंबे अंतराल के बाद जो ईरानियन प्रेसिडेंट ओबामा के समय में जो ईरान न्यूक्लियर डील नेगोशिएट की गई थी, उस समय यूएस और ईरानियन डेलीगेशन साथ साथ बैठते थे। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानियन न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर किया, उसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं हुई थी। और इवन की 28 फरवरी के पहले जो टॉक्स हुई थी वो ओमान की मध्यस्थता में इनडायरेक्ट टॉक्स ही थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस इस्लामाबाद की टॉक्स में जो अमेरिका और ईरानियन जो डेलीगेशंस है वो उन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे के साथ बातचीत की, जो कि एक संकेत है, एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि बहुत कुछ इससे रीड नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सकारात्मक संकेत है कि भविष्य में ये जो दोनों पक्ष हैं एक बार फिर से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। और ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने कुछ जाहिर है कि अपने अप्रोचेस में बदलाव करके वो अमेरिका के साथ बैठने के लिए तैयार हुए और अमेरिका भी बैठने के लिए तैयार हुआ, तो ये अच्छा संकेत था। लेकिन जो मिसट्रस्ट है, जो डीप जो अविश्वास का जो संकट है, उसको भरने में काफी दौर की जो वार्ताएं हैं और काफी तरीके के प्रयास करने होंगे। और उसके लिए जाहिर है कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम को भी अपने बिहेवियर में और अधिक बदलाव लाना होगा। जैसा कि उनका इजराइल के प्रति एक नफरत वाला जो भाव रहता है, इजराइल के को मिटाने की बातें सोचते हैं और इजराइल के साथ कोई इंटरेक्शन वो नहीं रखते। तो यदि भविष्य में कभी ऐसा हो कि ईरानियन और इजरायली जो साइड्स हैं वो भी किसी तरीके की इंटरेक्शंस में आए, तो वो एक अच्छा फर्दर डेवलपमेंट होगा, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। और यदि इस तरीके का बिहेवियर चेंजेस जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम में आता है, तो ही आगे आने वाले समय में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम अभी भी ये सोचेगी कि वो अमेरिका के सारे बेसिस यहाँ से हट जाए, इजराइल जो है समाप्त हो जाए, और इजराइल के प्रति जो एक नफरत वाला भाव है यदि बना रहेगा, तो ऐसे में दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये फिर से जो हॉस्टिलिटीज को जन्म देगा और ये इस तरीके के संकट बना रहेगा। तो दोनों ही पक्षों को और अमेरिका को भी जाहिर है कि ईरान के लोगों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए ये अपने आप को इस तरीके का दोनों ही देशों के हितों को ध्यान में रखना होगा। बात जब हम शांति स्थापित करने की कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, तो भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत के अलावा वो कौन से देश हो सकते हैं? क्या चीन हो सकता है, रसिया हो सकता है, जो आगे मध्यस्थता कर सकता है? मैं आपके पास आती हूँ संजीव जी, इसका सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। शांति वार्ता को लेकर जेडी वेंस का एक बयान भी सामने आ चुका है। वार्ता के दौरान लगातार संपर्क में रहे ट्रंप के साथ, वो वार्ता के दौरान कई बार राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर रहे थे। मार्को रूबियो से भी कई बार बातचीत हुई है। जेडी वेंस की तरफ से यह बयान दिया गया है कि जब बातचीत हो रही थी शांति वार्ता के दौरान ही 21 घंटे की जो बैठक चलती है, उसी वार्ता के दौरान जेडी वेंस ने कई बार राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की, उनके संपर्क में वो लगातार बने रहे। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, मध्यस्थता की जब हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से वो देश हो सकते हैं जो मध्यस्थता करवा सकते हैं अमेरिका ईरान के बीच? और इस बीच एक और जानकारी आप ये सामने आ रही है कि जेडी वेंस जब बैठक हो रही थी वहां 21 घंटे की, वो लगातार ट्रंप के संपर्क में या बने रहते हैं। जी जी, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार इस पूरी वार्ता के दौरान उन्होंने उसके ऊपर अपनी नजरें रखी। और जेडी वेंस ने स्वयं कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने आधा दर्जन या एक दर्जन की संख्या उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से पिछले 21 घंटे में बात की है। तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पल पल की जो नजर है ये इस सारी सिचुएशन को पर रख रहे थे। और न सिर्फ नजर रखना, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति
ही जो है अल्टीमेट डिसीजन मेकर अमेरिका की साइड के हैं, तो उन्होंने पूरी वार्ता पे अपना नियंत्रण रखा और जो भी वो नेगोशिएशंस हो रहे थे उनके अपडेट्स उन्हें लगातार दिए जा रहे थे और वो अपने डायरेक्शंस भी वहां से दे रहे थे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन जहां तक आगे का इस पूरी वार्ता को बढ़ाने का प्रश्न है और उसमें मध्यस्थता की आपने जो बात पूछी है, देखिए अभी तक जो ये सीज फायर हुआ है और ये जो डायलॉग की टेबल पर अगर दोनों पक्ष आए हैं तो उसमें मैं चाइना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण देखता हूँ। चाइना ने सीधे सीधे तो आकर के कुछ नहीं कहा, लेकिन बैकग्राउंड में चाइना ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल ईरानियन इस्लामिक रिजीम में उसका जो इन्फ्लुएंस है उसका जरूर किया है। और चाइना ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को इस बात की सलाह दी और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहा कि आप जो नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए। तो ये चाइना की भूमिका आगे आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण रहेगी। और मैं यहाँ अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत भी चाइना की तरह से ही बैक चैनल जो नेगोशिएशंस हैं उसको कराने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आगे इस की जो वार्ता होगी उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है। और रशिया का भी रोल महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि रशिया भी ईरानियन इस्लामिक रिजीम के साथ लगातार संपर्क में रहता है। और वहीं यूरोप के जो राष्ट्र हैं, जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं, और वो अमेरिका के साथ उनकी सलाहकारी भूमिका होगी। जो अमेरिका के जो एलाइज हैं, जापान, साउथ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं, वो भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्षों से जहां कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संपर्क कर पाए उसको अपने अपने प्रभावों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है। तो ऐसे में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो विश्व के जो नेता हैं, विश्व के जो बड़े राष्ट्र हैं, रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, उनको अपनी अपनी भूमिकाएं जहां कहीं भी उनका जो इन्फ्लुएंस दोनों साइड में है उसको इस्तेमाल करते हुए दोनों को एक बार फिर से शांति की टेबल पर लाने की, नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश करनी होगी। दोनों ही देशों को एक बार फिर से शांति के टेबल पर लाने के लिए आगे देखने को मिल सकता है कि रसिया और चीन अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि लगातार अब पल पल जिस तरीके से शांति वार्ता विफल होती है उसके बाद से जो एक एक पल है वो बेहद महत्वपूर्ण अब हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर की नजरें इस संकट पर लगातार बनी हुई है कि समाधान इसका कब निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, अपना वक्त हमें देने के लिए।